ठीक है, हमारे पास है सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहाँ से कॉज हो रहा है। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हमारे दो तरीके से कॉज होता है, एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया मैन मेड। नेचुरल क्या हो गया, हाँ, जो अपने आप, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अपने आप आपको एटमॉस्फेयर में, अर्थ में आपको मिले। और मैन मेड क्या हो गया, जो, हाँ, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अर्थ पे आए। ठीक है, उनके नाम में ही उनको आपका फर्क दिख रहा है कि नेचुरल हो गया जो नेचुरली आपको मिले, और मैन मेड हो गया जो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज की उससे मिले। तो कौन कौन से हैं, पहला है नेचुरल सोर्स, और दूसरा है हमारे पास मैन मेड सोर्स। अब नेचुरल सोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको कॉस्मिक रेज मिल रही हैं सन से, यूरेनियम, पोलियम, रेडियम। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस which present naturally on earth। कौन कौन सी होगी, जैसे कि कॉस्मिक रेज होगी, ये आपको सन से मिलती हैं। फिर यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ऐसे और भी बहुत है, ये तो दो चार एग्जाम्पल। पोलियम हो गया, हाँ बोल सकते हो, पोलियम हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल सोर्स की। मतलब वो मैन मेड भी तो आप करते हो, जैसे कि आप एक्सरे वगैरह करते हो, हमारे लिए करते हो ना, तो वो तो मशीन्स वगैरह के थ्रू करते हो, तो वो मैन मेड आप बोल सकते हो। फिर आगे हमारे पास मैन मेड। ठीक है, नेचुरल क्या होगी, वो जो नेचुरली प्रेजेंट हो अर्थ पे। ठीक है, जो आपको नेचुरल सोर्सेज से मिले, जैसे कॉस्मिक रे, यूरेनियम, रेडियम, पोलियम, ये आपको नेचुरली मिलती हैं। ठीक है, मैन मेड क्या होगी, जो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज से मिले। इसमें जैसे सबसे पहला आपका आता है न्यूक्लियर वेपन्स, सुना नाम। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स, कि जब हथियार वगैरह आप बनाते हो ना, तो उस टाइम पे जब आप हथियार वगैरह बना रहे हो, उस टाइम पे जैसे आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान भी जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो बाहर निकलेंगे, निकलेंगे ना उस टाइम पे, उसकी टेस्टिंग करते हुए उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो हो गया आपके कि न्यूक्लियर वेपन भी एक सोर्स है किसका, मैन मेड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। फिर एक हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, कि जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उससे भी आपके न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलेंगे, वो भी एक सोर्स हो गया। फिर आपका हो गया न्यूक्लियर आइसोटोप्स। ठीक है, न्यूक्लियर आइसोटोप्स जब आप बनाओगे, तब भी जो है आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलेंगे। न्यूक्लियर आइसोटोप्स भी वही हो गए जो अनस्टेबल होते हैं, और आप उससे एनर्जी एमिट कराते हो उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, फिर आप जब माइनिंग कर रहे हो एंड रिफाइनिंग कर रहे हो, माइनिंग रिफाइनिंग क्या होगी, माइनिंग क्या होगी, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है उससे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाल रहे हो। और रिफाइनिंग क्या होगी, मतलब उसको प्यूरिफाई करना, उसको साफ करना। ठीक है, जब आप वो काम करोगे तब उस टाइम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके बाहर निकलेंगे, सब्सटेंस आपके फॉल आउट होंगे जो पोल्यूशन कॉज करेंगे। फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल, कि जब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वेस्ट है, जब आप उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, आप उसको अच्छे से फेंकोगे नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारे अर्थ में जो है क्या फैलाएंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे ना। तो मैन मेड के ये कुछ सोर्सेज हैं।
नेचुरल में क्या हुआ कि सीधे सीधे जो आपको नेचुरली मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखी। अब मैन मेड क्या हुआ, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज से जो है क्या कॉज कर रही है, पोल्यूशन कॉज कर रही है। पहला आपने देखा न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार बनाते हुए उसकी टेस्टिंग करते हुए जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलेंगे वो पोल्यूशन कॉज करेंगे। फिर आप जब न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, तब हमारा पोल्यूशन कॉज होगा। फिर न्यूक्लियर आइसोटोप्स जब आप बनाओगे उस दौरान भी पोल्यूशन कॉज होगा। माइनिंग और रिफाइनिंग करोगे तब भी आपका क्या होगा, पोल्यूशन कॉज होगा। और इम्प्रॉपर डिस्पोजल, जब आप वेस्ट को जो है अच्छे से फेंकोगे नहीं, जो डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, तब भी जो है हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज होगा। तो ये क्या थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज हो रहा है, ठीक है, सोर्सेज थे। ठीक है, अब इफेक्ट क्या करेगा, हाँ कैंसर कर सकता है, हाँ कर सकता है, हाँ ब्लाइंडनेस, आरएनए डीएनए डैमेज करेगा। आपके हमारे पास इफेक्ट्स, मतलब इससे क्या क्या होगा, हमें क्या क्या होगा, कैंसर हो सकता है, डीएनए एंड आरएनए डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और बताते जाओ। हाँ, कोविड कहाँ से होगा, वो वायरस है बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से क्या होगा, ठीक है, और हाँ तो पोल्यूशन की वजह से, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्या क्या होगा, क्या क्या, बोलो बोलो। हाँ ठीक है, एनीमिया हो गया, ब्लड कैपिलरीज आपकी इफेक्ट करेगी, ठीक है, और क्या इफेक्ट करेगी, हाँ आपको इफेक्ट करेगी आपका स्किन हो गया, आपकी आईज होगी, ठीक है, वो आपको बचाता है ना कहीं, जैसे हाँ जो रेडिएशन से आपको बचाता है कहीं ना कहीं आपकी आईज को। तभी तो लोग जब वो यूज कर रहे होते हैं तो उन्होंने पहनी होती है, अगर वो नहीं पहने तो कहीं ना कहीं आईज पे खतरा आपका होगा ना ज्यादा, तो सन ग्लासेस उसको थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। फिर आपका कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज होंगी, ठीक है, और क्या होगा बताओ, और कुछ, हाँ इफेक्ट वाइल्ड लाइफ हो गया, जो आपके प्लांट्स एनिमल फ्लोरा फ्यूना उस पर भी इफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, क्या आप लिख सकते हो, इफेक्ट ऑन एनिमल्स, अस्थमा जैसी डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, ये कुछ इफेक्ट्स हो गए रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। ऐसे आप लिखने में तो बहुत सारे लिख सकते हो, मतलब ये कुछ कॉमन है जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हो गया, ये कुछ इफेक्ट थे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। अब हमारे पास है ओजोन। ओजोन क्या होती है, लेयर होती है, अच्छा, फिर और क्या होता है उसमें, बचाती है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास है ओजोन, या फिर आप बोल लो ओजोन लेयर, लेकिन ओजोन लेयर से आपको, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है, हाँ, या फिर आप ये भी बोलते हो एक ब्लैंकेट है गैसेस का हमारे अर्थ के ऊपर, जो आप बचपन से आपने सुनते आए होंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास ओजो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ या फिर प्लैनेट, हमारे
जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द जो गैसेस की लेयर बनी हुई है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? हाँ, और लेयर ऑफ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 78% आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, 21% आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन, और 1% जो बचा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और अदर गैसेस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में ये कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास है अब एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। 5 लेयर से हमारा एटमॉस्फेयर बना होता है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। वो 5 लेयर जब मिलती हैं तो हमें एक पूरा एटमॉस्फेयर देती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगी। तो सबसे पहली लेयर एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी हमारी? दूसरी होगी हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी कौन सी होगी? मीजोस्फेयर। चौथी? चौथी होगी हमारे पास थर्मोस्फेयर, और लास्ट में होती है हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो सबसे हाइट पे होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, अर्थ था, उसके ऊपर सबसे पहली लेयर आई ट्रोपो, फिर स्ट्रैटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। ट्रोपो आप अर्थ से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस में होगी? 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे होती है। अर्थ से बात कर रहे हैं कि अर्थ से वो जो लेयर है वो कितना डिस्टेंस होगा उसके बीच। और मीजो में कितना होता है हमारे पास? 86 होता है मेरे ख्याल से, 85। ठीक है, 85 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और थर्मो में होगा 640, और एक्सो होगी हमारी 1000। ठीक है, अर्थ से ट्रोपोस्फेयर में डिस्टेंस है 15 से 20 किलोमीटर, स्ट्रैटो में है 50, मीजो में है 85, थर्मो में है 640 और एक्सो में है 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है ना, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं ना, कि बारिश हो रही है, क्लाउड्स बन रही है, वो कौन सी लेयर में बनते हैं? ट्रोपो में। ठीक है, तो ट्रोपो में कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दू साइड पे, दिख रहा है? तो जितने भी वेदर फिनोमिना हैं वो कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। हम अभी ट्रोपो में ही हैं, स्ट्रैटो में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी रेन होगी, क्लाउड्स होगी, जो वेदर से रिलेटेड हो गया, वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रोपोस्फेयर में। फिर आता है हमारे पास स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में आपको क्या मिलेगी? ओजोन लेयर मिलेगी ना, ओजोन लेयर मिलेगी। और जितने भी आपके एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन वगैरह हैं, वो कौन सी लेयर में मिलते हैं? ठीक है, तो मेन रीजन आपको यही है लेयर्स पढ़ाने का, ताकि आपको ये पता चले कि हमारी ओजोन कहाँ मिल रही है हमें। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास ओजोन लेयर होगी और हमें एयरक्राफ्ट मिलेंगे। फिर हमारे पास मीसोस्फेयर। मीजोस्फेयर में हमें मीटियर्स मिलेंगे। मीटियर्स क्या होगे? जो शूटिंग स्टार्स आप देखते हो। ठीक है, वो आपको मीजोस्फेयर में मिलेंगे। थर्मो में मिलेंगे आपको सैटेलाइट्स, और स्पेसशिप्स आपको मिलेंगे एक्सो में। ठीक है, ट्रोपो में क्या मिला आपको? वेदर फिनोमिना। स्ट्रैटो में ओजोन मिली और
एयरक्राफ्ट मिले, मीजो में आपको मिले मीटियर्स, थर्मो में मिले आपको सैटेलाइट, और एक्सो में मिले आपको स्पेसशिप। ये आपके पास 5 लेयर्स थी जो आपके एटमॉस्फेयर में आपको मिलेंगी। ठीक है, ये एक के ऊपर एक ऐसे होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाया ना वैसे ही होती हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको, ओजोन लेयर कौन कौन सी लेयर में मिलेगी एटमॉस्फेयर के? स्ट्रेटोस्फेयर में, ये याद रखना। ठीक है, कर दी रेस। तो अब आते हैं हम कि ओजोन है क्या, जो ओजोन लेयर है क्या, क्या होगी ओजोन लेयर? ओजोन लेयर होगी कि एक ऐसी नेचुरल गैस जो आपके अर्थ में कौन सी लेयर में मिले, स्ट्रेटोस्फेयर में मिले, जिसके पास हाई लेवल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हो। ओजोन मॉलिक्यूल क्या हो गए, मतलब O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, वो लेयर जो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिले और उसके पास हाई लेवल, मतलब बहुत ज्यादा पैमाने में क्या हो उसके पास ओजोन मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगी हमारे पास ओजोन लेयर। सिंपल है, जहां पे ओजोन मिले वहां पे वही क्या कहलाएगी ओजोन लेयर कहलाएगी। तो क्या होगा, नेचुरल गैस लेयर इन द अर्थ stratosphere that contain high level of ozone O3 molecules। ठीक है, जिसके पास क्या हो, बहुत ज्यादा O3 मॉलिक्यूल्स हो, वो होगी हमारी ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर करती क्या है, अभी आपने पीछे बताया था, किससे, यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है, हमें भी बचाती है ना, अर्थ में उसको एंटर करने से रोकती है। तो ये क्या करेगी, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन या रेज, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर वो अर्थ पे आ जाए तो क्या कर देगी, अगर यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ में आ जाए तो क्या कर देगी, हाँ कैंसर कॉज कर देगी, हमारा डीएनए भी डैमेज कर सकती है। तो आप लिख सकते हो ये क्या कर सकती है, स्किन हो गया, कैंसर, हाँ बड़ा कुछ कर सकती है, स्किन हम होगी हमारी कैंसर कर सकती है, हमारा जो डीएनए है वो डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें अपनी ओजोन लेयर को बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ गई तो हमें ही खतरा करेगी वो। ठीक है, ये कहाँ जा रहा बार बार। फिर हमारे पास आता है डॉप्सन यूनिट, क्या है, डीओ भी बोलते हैं जिसको, डॉप्सन यूनिट, जो हमारी ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, कि हमारी ओजोन कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसको मेजर के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं, जो मेजर करता है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। और ऐसे ओजोन लेयर की कितनी थिकनेस है फिलहाल, 300 डीओ। ठीक है, ओजोन की थिकनेस है अभी। और जो ओजोन है वो पोल्स पे ज्यादा थिक होता है, पोल्स क्या हो गया, किनारे, वहां पे ज्यादा मोटी होगी, ज्यादा थिक होगा, और जो सेंटर होगी वहां भी थिकनेस होगी बट लेस होगी। ठीक है, पोल्स पे ज्यादा मोटी होगी और इक्वेटर के जो बीच वाला है वहां पे थोड़ी पतली होगी। तो ये क्या हो गया, ओजोन लेयर जो है इज थिक ऑन पोल्स एंड लेसर थिक ऑन इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर में कम थिक है और पोल्स पे ज्यादा थिक है। ठीक है, फिर हमारे पास दो बंदे थे, एक का नाम था चार्ल्स
फेब्री और एक का नाम था हेनरी ह्यूसन। ठीक है, इन्होंने 1913 में जो है बताया था किसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में बताया था, जिन्होंने डिस्कवर की थी ओजोन लेयर। ठीक है, क्या हुआ, ओजोन क्या होगी, ऐसी नेचुरल गैस जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाए जिसमें हाई लेवल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हो। वो हमें किससे बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। वो मेजर किससे होती है, डॉप्सन यूनिट से, और कितनी है फिलहाल 300 DO। और वो थिक होती है पोल्स पे और इक्वेटर पे थोड़ी लेस थिक होती है। और चार्ल्स फेब्रे और हेनरी ब्यूशन ने 1913 में क्या किया था, ओजोन लेयर को डिस्कवर किया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब है कि हमारी ओजोन, हाँ एक और है कि 16 सितंबर को जो है ओजोन डे मनाते हैं हम हर साल। ठीक है, ये भी याद रख लो। हो गया।